दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, यानी अडॉप्ट किया। यह तारीख डेट ऑफ अडॉप्शन के नाम से जानी जाती है। और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया। इस दिन को हम डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं। हमारी प्रस्तावना जो संविधान को शुरू करती है, उसमें एक शब्द आता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यह शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान जब बना था 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, तब उन लोगों ने ये कहा था, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए ये जो शब्द है वह काफी मायने रखता है। यूपी पीएससी से एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे हम कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रेरित है? उसमें कई ऑप्शन थे, तो सही ऑप्शन होगा यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे जो प्रस्तावना है उसके बारे में आप जानते ही हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। यह प्रस्तावना उसी से प्रेरित है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो था समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष, और एक बीच में आएगा अखंडता, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा प्रस्तावना में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। इस बाबत भी शुरू में विवाद हुआ था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं। तो जो बेरूबारी यूनियन का केस है, बेरूबारी यूनियन का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संविधान के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना भी हमारे संविधान का ही भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हमारी प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रस्तावना आपको संपूर्ण रूप से पढ़नी है और उसमें से कोई शब्द है या नहीं है, अखंडता या एकता, कई शब्दों का ऑप्शन आता है, वह शब्द है या नहीं, ये सवाल पूछे जाते हैं। ये जो शब्द है इनका क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इनका क्रम क्या है? इसके संबंध में भी, इनका सीक्वेंस क्या है, इसके संबंध में भी सवाल आते हैं। एक आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ते समय आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्दों पे ध्यान दोगे। इंग्लिश में 26 नवंबर 1949 आया हुआ है, लेकिन हिंदी में उसकी तारीख भी दी हुई है। वह महीना था मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना, शुक्ल पक्ष की 7वीं तारीख, और विक्रम संवत 2006। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन की जो भारतीय पंचांग के अनुसार विक्रमी तारीख ये थी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 7वीं। अब हमें इन शब्दों पर थोड़ा गहराई से ध्यान देना होगा। इन शब्दों को लेकर कई बार बड़े सेम जैसे लगने वाले, बड़े कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब यह है कि हमारी देश की व्यवस्था किसी भी
अन्य देश या किसी भी संगठन से प्रेरित नहीं है। हम हमारा काम स्वतंत्र रूप से करते हैं। हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता चुनी, इसका मतलब हम यह नहीं है कि हम ब्रिटेन के अधीनस्थ है, वह हमने अपनी स्वेच्छा से चुनी, हम कभी भी छोड़ सकते हैं। यानी कि हमारी नीतियां, हमारे फैसले बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें हम किसी भी देश का या किसी भी संगठन का दबाव महसूस नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो गया। समाजवादी का मतलब होता है उत्पादन के जो साधन हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उन पर राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण और व्यक्तिगत लोगों को की सीमाएं तय करना। भारत में समाजवादी व्यवस्था जो साम्यवादी राष्ट्र है उनसे भिन्न है। इसका आप अंतर समझिएगा। चाइना में या सोवियत यूनियन में, जो पहले की सोवियत यूनियन थी, उनके साम्यवाद में और हमारे समाजवाद में दिन रात का अंतर है। हमारा समाजवाद ये कहता है कि हम गरीबी मिटाने के लिए राज्य की ओर से प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साधनों को हम जनता को देंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति के अधिकारों को हम हनन करेंगे। व्यक्ति अगर कोई व्यवसाय करना चाहे तो उसकी आज़ादी है। तो ये हमारा समाजवाद है। धर्मनिरपेक्षता ये बड़ा टॉपिक है, इससे लेके कई सवाल आते हैं। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर से मीनिंग केवल इतना ही है कि हमारी सरकार किसी भी धर्म के प्रति न्यूट्रल है, किसी भी धर्म के प्रति निरपेक्ष है, ना तो धर्म को बढ़ावा देती है, ना ही किसी भी धर्म को मानने वालों को उस धर्म के प्रचार प्रसार से या उसको मानने से रोकती है। यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारी नीतियों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे अरब कंट्रीज में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इस्लाम वहाँ का धर्म है, इस्लाम की व्यवस्था वो लागू करते हैं। यानी कि धर्म उनकी राजनीति में घुसा हुआ है। हमारे यहाँ धर्म और राजनीति अलग है। धर्म को बिल्कुल न्यूट्रल स्थान दिया गया है। लोकतंत्र का मतलब आप समझते ही हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए, और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला। एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक से मतलब यह है कि हमारा जो राज्य का प्रधान है, यानी कि राष्ट्रपति, इंडिया का जो सबसे पहला आदमी है राष्ट्रपति, उसका पद वंशानुगत नहीं है। यानी कि वह चुना जाएगा, चाहे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो गणराज्य का इतना सा ही मतलब है कि वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। जैसे हम इंग्लैंड को या ब्रिटेन का उदाहरण ले तो वह लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र तो है वहाँ, लेकिन वह लोकतांत्रिक राजतंत्र है। तो ये अंतर आप समझिएगा। इंग्लैंड लोकतांत्रिक राजतंत्र है। अब हमें देखना होगा, हमारे संविधान में कई देशों से कई प्रकार के जो भी उस समय के अलग अलग प्रणालियां थी उनको आत्मसात किया गया है। तो हमारे देश के संविधान के जो उपबंध है वह कई देशों के उसी प्रकार के उपबंधों से प्रभावित है। वे कौन कौन से हैं, एक बार जो भी इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको नोट करवा देता हूँ। इंग्लैंड से या ब्रिटेन से ली हमने संसदीय शासन की व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हमने मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आयरलैंड के संविधान से लिया हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को किया हुआ है, तो वह जो प्रक्रिया है वह भी हमने आयरलैंड से ली है। कनाडा के संविधान से लिया हमने हमारे जो संघीय व्यवस्था है उसका जो ढांचा है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो प्रावधान थे, उनके अलावा जो शेष शक्तियां हैं यानी अवशिष्ट शक्तियां हैं वह कहाँ जाएगी, वह केंद्र में जाएगी। तो यह व्यवस्था ली हमने कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से ली हमने समवर्ती सूची की व्यवस्था। जैसे आमतौर पर संघीय संविधानों में संघ सूची और राज्य सूची दो ही होती है, लेकिन हमारे संविधान में समवर्ती सूची भी है जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। वह व्यवस्था ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी के संविधान से लिया आपातकाल, सोवियत संघ के संविधान से लिया मूल कर्तव्य और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये तो कुछ हमारे विदेशी स्रोत थे। बाकी हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ा है वह है 1935 के एक्ट का। 1935 के एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे देश के संविधान पर पड़ा है। अब जो हमारे संविधान की प्रकृति है, नेचर है और इसके जो सैलिएंट फीचर्स है, कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम एक साथ समझेंगे। इसमें मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमें संघात्मक और एकात्मक का अंतर समझना होगा। संघात्मक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फेडरल और एकात्मक यूनिटरी व्यवस्था। इनके जो सीधे सीधे उदाहरण है यूएसए और यूके। संघात्मक में क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था में कई सारे राज्य मिलकर संघ को अपनी शक्तियां सौंपते हैं और राज्य और संघ दोनों मिलकर अपने अपने कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हुए एक लिखित रूप में संविधान बनाते हैं। एकात्मक में ऐसा आवश्यक नहीं है, लिखित संविधान वहां आवश्यक नहीं है। अब संघात्मक में चूंकि राज्य और संघ व्यवस्था बनाते हैं, एक साथ लिखित संविधान बनाते हैं, तो उनमें यह भी व्यवस्था रहती है कि यदि दोनों के बीच में, संघ के और राज्यों के बीच में विवाद हो गया तो उसका निस्तारण करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इसमें आवश्यक नहीं है एकात्मक में। वहां न्यायपालिका कार्यपालिका से मिली हुई भी हो सकती है। और चूंकि पहले बताया मैंने, इसमें शक्ति विभाजन इसका मूल तत्व है और इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। संघात्मक और एकात्मक में एक ये भी अंतर होता है कि इसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है और इसमें एकल नागरिकता पाई जाती है। अब आप यूएसए का ये मॉडल है और ये यूके का मॉडल है। इसी संबंध में अगर आप इंडिया के संविधान को समझेंगे तो इंडिया के संविधान के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा संविधान संघात्मक प्रकृति का है, लेकिन उसमें कई एकात्मक तत्व है। ये एकात्मक तत्व क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल जो कि संघ का एजेंट होता है, एक तरह से जो विरोधी लोग कहते हैं कि संघ का एजेंट होता है, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 249 और आपातकाल की शक्तियां, जैसे आपातकाल के समय सारी शक्तियां संघ में आ जाती है। तो हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था के कई सारे तत्वों को भी हमने आत्मसात किया है, हमारे देश के संविधान में रखा है। इसका प्रमुख कारण ये था कि हमारे देश में विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों
और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था। इसलिए एकता को बनाए रखने के लिए, किसी भी प्रकार की विभाजनकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए, विभाजन जो 1947 में भारत पाकिस्तान का हुआ वो हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान में था। इस प्रकार की नौबत आगे भविष्य में नहीं आए, इसलिए हमें एक मजबूत संघ की आवश्यकता थी और वो मजबूत संघ की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की। अब दूसरा एक मॉडल आता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का और संसदीय शासन व्यवस्था का। अध्यक्षात्मक जैसे यूएसए में है, वहां राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है और राष्ट्रपति के कामों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखती है वहां की संसद। हमारे यूके में या इंडिया में क्या होता है, जो राष्ट्रपति है हमारा, वह केवल फॉर्मल प्रधान है, औपचारिक प्रधान है। वास्तविक शक्तियां संसद में होती है। ये संसदीय व्यवस्था का वेस्टमिंस्टर मॉडल है। यूके में वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पे फर्क क्या है कि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था यूएसए में थी उससे हम परिचित नहीं थे। हमने देखा कि ब्रिटेन में जो संसद कानून बनाती थी उस प्रक्रिया से कई भारतीय अवगत थे, कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी वहाँ जाते रहते थे, तो उससे एक अवगत थे, तो हमने संसदीय प्रणाली लागू की। लेकिन ब्रिटेन की संसद की तरह हमारी संसद पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, लेकिन हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। यानी संसद एक सीमा तक शक्तिशाली है, लेकिन संसद सब कुछ नहीं कर सकती है। जैसे ब्रिटेन में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। वह किसी भी प्रधानमंत्री को हटा सकती है, वह किसी भी प्रकार का कानून पास कर सकती है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। संसद के द्वारा बनाए गए गलत कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय निरस्त भी कर सकता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यूएसए और यूके दोनों के ही जो मॉडल थे उनको कंप्लीटली किसी को भी नहीं अपनाया। उन्होंने इस मॉडल के जो जो भी अच्छे तत्व थे वो हमने लिए। अब क्या आता है कि हमारे संघीय व्यवस्था को या हमारे संविधान को कई विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। यह भी सवाल काफी आता रहता है। आइवर जेनिंग्स इसे कहता है केंद्रीकरण की झुकाव की प्रवृत्ति रखने वाला संघ। आइवर जेनिंग्स का ही एक और आप याद रखना, इसने भारत के संविधान को कहा है वकीलों का स्वर्ग। ये तो आइवर जेनिंग्स की बात हो गई। अब आता है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन हमारे संविधान को कहता है सहकारी संघवाद, सहकारी संघ, यानी जिसमें राज्य और संघ दोनों ही सहकार की भावना से जुड़े हुए हैं। मॉरिस जोन्स क्या कहता है, सौदेबाजी वाला संघ, बार्गेनिंग फेडरेशन, सौदेबाजी वाला संघ। केसी वियर क्या कहता है, क्वासी फेडरल अर्ध संघ, क्वासी फेडरल अर्ध संघ, यानी आधा संघ है आधा एकात्मक है। ये तो हो गई हमारे संविधान की प्रकृति और कुछ विशेषताओं के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं, जैसा कि हमारे संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो यह विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है।
395 22 भाग और 8 अनुसूचियां। जेनिक्स जो आइवर जेनिक्स जो मैंने पहले बताया, वह कहता है कि इंडिया का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। संख्या की दृष्टि से हम यदि पढ़ते हैं तो अभी जो अनुच्छेद है लगभग 475 के आसपास हो गए हैं काउंट करें तो, लेकिन यदि हम लिखेंगे तो वह 395 ही आएगा। क्या होता है, जैसे भारतीय दंड संहिता है और भी कई सारे कानून हैं, उनमें कोई धारा है, जैसे आपका संविधान का अनुच्छेद 51 है, 51 के बाद में 51 क जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, लेकिन वो अनुच्छेद 51 ही माना जाएगा। इसलिए मूल रूप से जो अनुच्छेद है वो 395 ही माने जाएंगे। यदि किसी सवाल में इस टाइप का ऑप्शन आ जाए तो सबसे सही ऑप्शन तो यह है कि वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मान लो आजकल क्या होता है कि जो लोग की समझ होती है वो बहुत ही कम पीएससी में होती है, लोक सेवा आयोगों में लोग की समझ थोड़ी कम होती है, इसलिए वो उन अनुच्छेदों को भी जोड़ लेते हैं, उन भागों को भी जोड़ लेते हैं जो कि हिस्सा नहीं है उसका। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन आए उसको ध्यान से और सोच समझकर हल करना है। अब ये तो हो गए मेन चीजें। इसके अलावा आप जैसे संविधान के बाकी सैलिएंट फीचर्स देखें तो आप देख सकते हो, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है, आप ले सकते हो स्वतंत्र न्यायपालिका है, और जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है पंचायती राज और नगर पालिकाएं, यानी कि स्थानीय स्वशासन। ये हमारे संविधान में एक विशेष बात है। जो संघात्मक व्यवस्था में 2 इकाइयां बताई ना मैंने, संघ और राज्य, लेकिन यहाँ तीसरी इकाई है स्थानीय निकाय। तो हमारा संविधान एक तरह से त्रिस्तरीय है। संघात्मक संविधान द्विस्तरीय होता है, एकात्मक संविधान एक स्तरीय होता है, हमारा संविधान त्रिस्तरीय है। तो ये हमारे संविधान की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ तक संविधान के संशोधनों की बात है, हमारा संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है। 368 को पढ़ेंगे आप, अनुच्छेद 368 को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है, कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। आवश्यकता अनुसार जहाँ तक हमें जहाँ जब आवश्यकता हुई हमारे संविधान में संशोधन हुए भी है। जैसे शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 104 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की है। इनके अलावा एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है और अभी उस पर ध्यान नहीं गया मेरा, आपको संविधान के जो अनुच्छेद है वह तो याद करने हैं। जो इसके भाग है 22 भाग है, जैसे तीसरे भाग में मूल अधिकारों की व्यवस्था है, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। तो ऐसे करके जैसे राष्ट्रपति का कौन से भाग में है, न्यायपालिका का कौन से भाग में है, राज्य और केंद्र के संबंधों का प्रावधान कौन से भाग में है, ऐसे करके जो महत्वपूर्ण भाग है वह आपको याद रखने हैं। अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों को याद करना ज़्यादा बड़ी टेढ़ी चीज नहीं है। अनुसूचियों में आप क्या, जैसे किसी भी अनुसूची को लो, उसका एक एक शब्द लिख सकते हो। जैसे 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में आप केवल एक कीवर्ड पकड़ लो, एक शब्द लिख लो, शक्ति विभाजन।
यानी कि तीनों अनुसूचियों की व्यवस्था दी गई है। आप याद करना चाहो जैसे 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में एक शब्द पकड़ लो, दल बदल, दल बदल। 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। इस तरह से करके तीसरी अनुसूची है शपथ। तो आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसके संविधान के जो 22 भाग हैं वो महत्वपूर्ण भाग, और 12 जो अनुसूचियां हैं, सभी अनुसूचियां, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप इस तरह से मटेरियल तैयार करते हो, खुद के नोट्स तैयार करते हो, तो 90% सवालों के आप जवाब सही करके आओगे। कई बार कुछ मैंने देखा लोगों को कई प्रकार की ट्रिक इस्तेमाल करते हैं याद करने में, और वो ट्रिक कई टीचर्स भी स्टूडेंट्स को बताते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स आपको खुद को बनानी है। मान लो टीचर ने या मैंने बनाया ट्रिक, मैंने बताया जैसे 10वें में आप अनुसूची 10 में दल बदल लिख लो, अनुसूची 7 में शक्ति विभाजन लिख लो। इसके अलावा भी अगर आप अपनी भाषा में कोई बना सको तो वो बना के रखो। हम हमारी सुविधा के अनुसार बताते हैं, यानी कोई भी टीचर है वो खुद कैसे उसको अडॉप्ट करता है, खुद कैसे उसको ग्रास्प करता है, उसके अनुसार बताता है। लेकिन विद्यार्थी को सभी सोर्सेज का तुलनात्मक स्टडी करके अपने खुद की लैंग्वेज में उसको सेट करना है अपने माइंड में। तो यह आप विशेष ध्यान रखें तैयारी करते समय।